नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे देश की केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया है कि वो कोविड-19 वैक्सीन से जो भी गंभीर रूप से दुष्प्रभावित लोग हुए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद, उनके लिए एक नो फॉल्ट कॉम्पेंसेशन पॉलिसी को बनाए। दरअसल कोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवारों को कोर्ट में लापरवाही साबित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और इसीलिए नो फॉल्ट कॉम्पेंसेशन पॉलिसी केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाए और केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एक संरचित मुआवजा तंत्र बनाना चाहिए। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इसी को नो फॉल्ट को जो वैक्सीन कॉम्पेंसेशन है इसके बारे में बात करेंगे। कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन सी वैक्सीन्स थी जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला और 18 से 40 साल के बीच तक के आयु वर्ग के बहुत सारे लोगों की मृत्यु देखने को मिली। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि के बारे में कि आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्यों आया। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हुआ ये था कि बहुत सारे परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि 18 से 40 वर्ष के आयु के लोगों की मृत्यु कोविड वैक्सीन लेने के बाद हुई है। इसमें दो मुख्य रूप से वैक्सीन की बात की गई थी जिसमें कोविशील्ड था और कोवैक्सीन था। और कुछ मामलों में तो इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर भी देखने को मिले जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई। तो जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने अपने तर्क दिए इस पूरे मामले में। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि सरकार ने वैक्सीन के संभावित जोखिमों की पर्याप्त जानकारी नहीं दी और जो उचित इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रक्रिया होती है उसको सुनिश्चित नहीं किया। इसके अलावा सरकार ने आधिकारिक रूप से तो वैक्सीनेशन को स्वैच्छिक बनाया था, वॉलंटरी बनाया था कि जिसकी मर्जी है वही वैक्सीन को जाके ले। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक प्रतिबंध सरकार ने आरोपित कर दिए थे जिसकी वजह से ये जो स्वैच्छिक वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम था वो एक अनिवार्य बन गया क्योंकि यात्रा प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए सरकार ने। कार्यस्थल नियम पे अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो फिर आपको कार्यस्थल पे जाने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारी यात्रा पे आपके प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वैक्सीनेशन लेना तो स्वैच्छिक था, लेकिन अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो आपको बहुत सारे कामों को करने से रोका जाता था और इस वजह से ये जो वैक्सीनेशन स्वैच्छिक था, वो अपने व्यवहार में अनिवार्य बन गया था और इसको ये जो याचिकाकर्ताओं ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। लेकिन सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा है कि वैक्सीन को बहुत ही कड़े नियामकीय अनुमोदन के बाद सबको दिया गया था और जो भारत का एईएफआई मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो इस बात की जाँच करता है कि वैक्सीन का आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होता है, उसका दुष्प्रभाव क्या होता है, उसके बारे में ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये बात करता है। तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम काफ़ी मजबूत है और वैक्सीन के दुष्प्रभावों के बारे में ये पूरी जानकारी रखता है। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा कि जो क्लॉटिंग के डिसऑर्डर है वो बहुत ही कम है, 0.001 प्रति 1 लाख डोज़ हैं और इसके अलावा सरकार ने कहा कि जो भी प्रभावित परिवार हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वैक्सीन के कारण उनके परिवार के किसी सदस्य की डेथ हुई है, तो वो सिविल कोर्ट या उपभोक्ता अदालत कंज़्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और उनको लेकिन वैक्सीन निर्माता की लापरवाही को साबित करनी होगी और वैक्सीन निर्माता कंपनी जो है वो उसको मुआवज़ा देगी। सरकार ने ऐसा कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुना है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि जो परिवार है वो अलग-अलग अदालतों में केस करे क्योंकि सरकार ने कहा कि लोग सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं, लोग कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं ना। तो सरकार ने जो ये बात कही थी इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो वैक्सीन से इंजरी के मामले हुए हैं उसमें वैज्ञानिक साक्ष्य जो हैं वो बहुत जटिल होते हैं और इससे जो पीड़ित परिवार है उस पे बिना मतलब का एक बोझ पड़ सकता है। तो अलग-अलग मुकदमों से आप देखें कि अलग-अलग कोर्ट में कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उससे क्या होगा, कोर्ट के अलग-अलग मुकदमों से अलग-अलग फैसले निकल के आएँगे और इस अलग-अलग फैसले की वजह से जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है वो प्रभावित होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की टिप्पणियाँ करी। अब इस पूरे मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो नो फॉल्ट कॉम्पेंसेशन पॉलिसी को अपनाने की बात केंद्र सरकार से कही है, उसमें आपको एक सिद्धांत देखने को मिलता है जिसका नाम है नो फॉल्ट लायबिलिटी सिद्धांत। दरअसल इस सिद्धांत का मतलब ये है कि अगर कोई वैक्सीन की वजह से पीड़ित है तो उसको मुआवज़ा पाने के लिए किसी की गलती साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस उसने ये बताना है कि उसने वैक्सीन लिया हुआ है और वैक्सीन लेने के बाद उसकी डेथ हुई है। अब ये जो नो फॉल्ट लायबिलिटी सिद्धांत है, वो ऐसा नहीं है कि पहली बार इसी कोविड-19 वैक्सीन से दुष्प्रभावित लोगों के जो बारे में उसको लागू किया जाएगा। पहले भी भारत में कई सारे ऐसे जो उदाहरण हैं जिसमें ये सिद्धांत आपको मौजूद देखने को मिलेगा। जैसे मोटर वाहन दुर्घटना मुआवज़ा कानून।
इस मुआवजा कानून में ये कहा गया है कि गलती आपकी हो या गलती किसी और की हो, तो अगर आपके मोटर वाहन को नुकसान पहुंचा है तो आपको एक कंपनसेशन मिलेगा, जो कि नो फॉल्ट लायबिलिटी सिद्धांत का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। अब दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे वैक्सीन के लिए मुआवजा योजनाएं चलती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है। अगर वहां पे किसी भी वैक्सीन की वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है तो सरकार की तरफ से वहां पे मुआवजा प्रदान किया जाता है। अब ये जो पूरी घटना है दोस्तों, जिसमें कुछ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन देता है इस पूरे मामले पे, तो ये जो पूरी घटना है उसका संवैधानिक आधार दरअसल अनुच्छेद 21 है। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के पास जीवन का अधिकार है और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। तो कोर्ट का ये तर्क है कि राज्य केवल दर्शक नहीं रह सकता, उसे नागरिकों के कल्याण के लिए और नागरिकों की गरिमा का संरक्षक बनना पड़ेगा, क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन जो था वो राज्य के नेतृत्व वाला एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम था। दरअसल होता क्या है, जो टीकाकरण है, जो वैक्सीनेशन है, ये तो राज्य सूची का विषय है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन किसी भी संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने वाले जो उपाय होते हैं, ये उपाय आप देखें तो ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में आता है। और इसी समवर्ती सूची के अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सरकार ने इस कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कोविड का वैक्सीनेशन शुरू करवाया था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये आदेश दिया है, ना कि राज्य सरकार को। तो ये चीज़ आप समझें कि वैक्सीनेशन जहाँ राज्य सूची का विषय है, वहीं पे किसी भी संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने के जो उपाय किए जाएंगे वो समवर्ती सूची के विषय हैं। तो ये इसकी संवैधानिक पृष्ठभूमि थी। अब इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो हालिया निर्णय दिया है, उसमें पहले के भी कई सारे निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है। जैसे 2022 का एक केस है जिसका नाम है जैकब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो वैक्सीन की अनुमोदन प्रक्रिया है वो वैध है, एईएफआई निगरानी प्रणाली काफ़ी पर्याप्त है और आर्टिकल 21 के तहत शारीरिक अखंडता का अधिकार है। कहने का मतलब कि कौन वैक्सीनेशन लेगा और किसको नहीं लेना है वो खुद डिसाइड करे। जिसको नहीं लेना है उस पे किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि वो जाके वैक्सीनेशन ले, इसलिए वैक्सीनेशन को जबरन लागू नहीं किया जा सकता। तो ये जो केस था इसका हवाला देते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्तमान जजमेंट जो दिया है उसमें इस बात की बात कही है। अब मैं आपसे बार-बार कह रहा था कि एईएफआई प्रणाली जो है, जो इस बात की जाँच करती है कि वैक्सीन के बाद होने वाले कौन-कौन से दुष्प्रभाव है, वैक्सीन के बाद होने वाले दुष्प्रभावों की ये निगरानी करती है, तो इसी एईएफआई प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार को ये निर्देश दिया है कि जल्दी से जल्दी एक नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी को तैयार किया जाए और उसको सार्वजनिक किया जाए। देखिए, अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऐसा लगता है कि सरकार दोषी है। लेकिन इस पूरे डिसीजन में, इस पूरे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही स्पष्ट तौर पे कहा है कि सरकार अगर नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी लाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सरकार की कोई गलती थी। सरकार ने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया था, उसमें सरकार की कोई गलती नहीं थी, सरकार की कोई कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं थी, ठीक है? लेकिन सरकार चूँकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारे देश में है और इस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सरकार ही लेके आगे बढ़ती है, इसलिए हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 वैक्सीन जो लेने के बाद हुई है, तो उसमें सरकार एक पॉलिसी तैयार करे जो कि एक कल्याणकारी कदम होगा, ना कि सरकार को गलती अपनी ज़िम्मेदारी के लिए पनिश किया जा रहा है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा। तो दोस्तों, कोविड-19 की से जो मृत्यु होती है, उस पर पहले भी एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया था, वो भी आपको जानना चाहिए। वो है गौरव कुमार बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दरअसल इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो कोविड से जो होने वाले मृत्यु पर एक मुआवजा के लिए दिशा निर्देश बनाए। अब इस आदेश के बाद एनडीएमए ने कुछ गाइडलाइंस भी बनाए थे जिसको 2021 में जारी भी किया था। इस गाइडलाइंस में प्रमुख प्रावधान ये किया गया था कि प्रत्येक कोविड मृत्यु पर 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता था और ये जो भुगतान है, ये राज्यों के द्वारा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से किया जाता था। इसकी प्रक्रिया ये होती थी कि अगर कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव टेस्ट होने के बाद 30 दिन के भीतर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कोविड डेथ माना जाता था और ऐसे केस में 50,000 का मुआवजा उस व्यक्ति के परिवार को दिया जाता था। इसके अलावा एनडीएमए ने को एक शिकायत निवारण प्रणाली की भी शुरुआत की थी जिसमें जिला स्तरीय आप देखें तो शिकायत समितियां बनाई गई थी जो कि मृत्यु प्रमाण पत्र के विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई थी। तो दोस्तों, ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने बात करी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे केंद्र सरकार को ये आदेश दिया है कि वो कोविड वैक्सीन के बाद होने वाले दुष्प्रभावों से जितनी भी मृत्यु हुई है उसके
लिए जो पीड़ित है उसके परिवार को एक मुआवजा प्रदान करे और नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी लेके आए, यानी कि बिना इस बात को प्रूफ किए पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलेगा कि उसकी डेथ वैक्सीन की वजह से हुई है या वैक्सीन के दुष्प्रभावों की वजह से हुई है। तो ये हमारा आज का सेशन था। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों, इस पूरे सेशन के आधार पे आप इस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है कि हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े दुष्प्रभावों के मामलों में नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी को लेकर दिए गए निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर दुष्प्रभाव या मृत्यु के मामलों के लिए नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है। ये बिल्कुल सही है। इस व्यवस्था के तहत पीड़ित परिवारों को मुआवजा प्राप्त करने के लिए वैक्सीन निर्माता की लापरवाही साबित करना अनिवार्य होगा। ये बिल्कुल गलत है। नो फॉल्ट कंपनसेशन का मतलब ही होता है कि किसी को भी जो है किसी भी पीड़ित को ये प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि वैक्सीन निर्माता की लापरवाही है। सरकार सिर्फ इस बात के लिए मुआवजा देगी कि वैक्सीन को लेने के बाद उसके कुछ दुष्प्रभावों की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तीसरा है, न्यायालय ने कहा कि मौजूदा एईएफआई तंत्र वैक्सीन से जुड़े मामलों की जांच के लिए पर्याप्त है। ये बिल्कुल सही है। चौथा, न्यायालय ने वैक्सीन से संबंधित मृत्यु के मामलों की जांच के लिए एक नया राष्ट्रीय विशेषज्ञ चिकित्सा बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। तो ये गलत है। और ये दोनों जो स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ ये कह रहा है कि एईएफआई पर्याप्त है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एक नया राष्ट्रीय विशेषज्ञ चिकित्सा बोर्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। तो ये दोनों में से कोई भी एक ही सही हो सकता है और तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो आपसे पूछा क्या गया है, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। आपको ध्यान से ये पढ़ना है। तो कौन कौन से सही नहीं है, दूसरा गलत था और चौथा गलत था। तो आपको देखने को मिलेगा केवल 2 गलत थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा आज का सेशन था। इस पूरे सेशन के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका नाम है राहुल शर्मा करंट अफेयर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।